नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। आज सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस खबर ने बटोरी वो दिग्विजय सिंह की एक तस्वीर, जिसके नाम पर चर्चा में आए। मुंबई में कभी क्लिनिक चलाकर इलाज करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक अब दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस करके मजहब की खुराक बांटते रहे हैं। बड़े बड़े हॉल बुक करके लाखों की संख्या में भीड़ जुटाकर वो तकरीर करते रहे हैं। तकरीर मंच पर लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने कई धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। उनकी कुछ बातों का कुछ लोगों ने न जाने क्या मतलब निकाला कि वो धर्म की राह से आतंक के रास्ते पर चले गए। अब एनआईए जाकिर नाइक के भाषणों की तफ्तीश कर रही है। देश भर में उन्हें बैन और गिरफ्तार करने की मांग कर उठी है। जाकिर नाइक की मेजबानी में उन्हीं के मंच से उन्हें मैसेंजर और पीस मेकर कहकर दिग्विजय सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं है, बल्कि देश के कई बड़े लोग, महेश भट्ट और भी नाम है। हम आपको बताएंगे कौन कौन है जो इनके साथ रहे हैं और बाकायदा पैरवी की है। जब दुनिया ने, ब्रिटेन ने और दूसरे देशों ने इन पर बैन लगाया तो किस तरह से भारत के कुछ नेता इनके बचाव में उतरे, कुछ एडवोकेट्स, कुछ बॉलीवुड के दिग्गज, वो सब हम कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले देखिए कौन है ये शख्स। But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. ढाका के रेस्टोरेंट में 22 लोगों को बेरहमी से कत्ल करने वाले 2 आतंकियों निब्रास इस्लाम और रोहन इम्तियाज ने दावा किया है कि वो जाकिर नाइक की तकरीरों से प्रभावित होकर आतंक के रास्ते पर उतरे थे। More than 60 years back. बॉलीवुड की रंगीन शामें भी उतनी भव्य और चमकदार नहीं होती जितनी चकाचौंध में जाकिर नाइक तकरीरें करते हैं। But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. मेडिकल प्रोफेशन से मजहब की तरफ आए जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाते हैं। इतना ही नहीं, संस्था का बाकायदा पीस टीवी नाम से एक चैनल भी है। दावा तो यहाँ तक है कि इस टीवी चैनल को दुनिया भर में 20 करोड़ लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी नाइक खुद को काफी पॉपुलर बताते हैं। उनका कहना है कि फेसबुक पर उनके 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। नाइक का दावा ये भी है कि सभी धर्मों की कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद ही वो अपनी स्पीच तैयार कराते हैं। उनकी लाइब्रेरी में बाइबल और वेद भी हैं। पहनावे में परंपरागत इस्लामिक लिबास के बजाय कोट पैंट और टाई लगाने वाले जाकिर नाइक देखने में वेस्टर्न लगते हैं। वो सभाओं में न तो उर्दू बोलते हैं, न ही अरबी, अंग्रेजी में स्पीच देते हैं और इस्लाम की उनकी व्याख्या भी दुनिया भर के मुस्लिम धर्म गुरुओं को हज़्ब नहीं होती। माना जाता है कि वे सल्फी विचारों के प्रवक्ता हैं, जो दरअसल वहाबी है। आईएसआईएस जिस विचारधारा को आधार बनाकर दुनिया में तबाही मचा रहा है, वो दरअसल वहाबी विचारधारा ही है। इस्लाम की इस व्याख्या को दुनिया भर में कुरान के खिलाफ माना जाता है। जितने सेल्फी है, दे आर सपोर्टिंग टू टेररिस्ट, दे आर क्रिएटिंग टू टेररिस्ट, दे आर मेन कल्प्रिट्स, दे वांट टू डिसरप्ट इंडिया एंड इंडियन पॉलिसी। जाकिर नाइक जिहाद के प्रवक्ता बन गए हैं और किसी भी जिहाद के प्रवक्ता को भारत में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा स्थान नहीं मिलना चाहिए जिससे उस समुदाय के एक वर्ग को भड़काने का काम करे और आईएसआईएस जैसी संस्थाओं की जमीन तैयार करने का काम करे। गृह मंत्रालय इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद सही निर्णय करेंगे। जो
उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहे हैं बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। They targeted the weak Muslims. नाइक पर सिर्फ अपने मन मुताबिक कुरान की आयतों को प्रचारित करने का आरोप ही नहीं है, वो हमेशा इस तरह की बातों से विवादों में भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाइक करबला के मामले में यजीद को सही ठहराते हैं और रसूल के नाती इमाम हुसैन को गलत। इस मुद्दे पर शिया और सुन्नी दोनों ही धड़े नाइक के सख्त खिलाफ हैं। आपको ये भी बता दें कि दुनिया में सिर्फ ISIS ही ऐसा आतंकी संगठन है जो यजीद को सम्मान देता है। बांग्लादेश के 2 आतंकियों से पहले मुंबई में हुए 7/11 का आतंकी राहिल भी जाकिर नाइक को अपना रहबर बता चुका है। यही वजह है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मलेशिया जैसे देशों में उन्हें बैन किया जा चुका है। ये बात और है कि उनका टीवी चैनल पीस टीवी गैर कानूनी तरह से भारत में प्रसारित हो रहा है, जिस पर हो सकता है अब सरकार की नींद। इन लोगों ने इतने घटिया स्तर की राजनीति की है कि ये आतंकवादियों का भी समर्थन करते रहे। मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह अकेले नेता नहीं है, इनके यहाँ कई नेता हैं जो हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं। I have appealed for communal harmony and I have opposed the religious fundamentalism and the terrorism by either the Hindus or the Muslims. If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India and the government of Bangladesh should take strong action. She may not be your sister. She may not be. जाकिर नाइक खुद पर लगे आतंक को उकसाने के आरोपों पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि 90% बांग्लादेशी उनकी बात सुनते हैं। ऐसे में कोई उनकी बात का क्या मतलब निकाले, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं हो सकते। Dear brother, don't rape. तर्क की नजर से समझे तो ये सफाई समझ में आती है। नाइक के जलसों में भारी भीड़ जुटती है और उन्हें भी अभिव्यक्ति और अपने धर्म के प्रचार की आजादी है, लेकिन सरकार को इतना पता तो जरूर लगाना चाहिए कि जाकिर नाइक को इतने बड़े प्रोग्राम में फंडिंग कहां से होती है और दिग्विजय सिंह आखिर उनके मंच पर कैसे पहुंचे। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। पीस टीवी को हमारे देश में किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में पीस चैनल चलता है। क्यों? इसका जवाब भी केंद्र की सरकार को तलाशना होगा और इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो भी आज कांग्रेस और बीजेपी और तमाम हमारे जो मेहमान जुड़ेंगे उनको देना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको मिलवाएं महेश भट्ट से, माजिद मेमन से, जिन्होंने बाकायदा इनके पक्ष में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब दुनिया ने इन पर हमला किया था। लेकिन आज देश में जब इतना हमला हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्यों है, और उसके तमाम मायनों को, पक्षों को हम समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका ETV नेटवर्क पर। इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पर अपने भाषणों को लेकर विवाद में रहे डॉक्टर जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद जाकिर के भाषणों की जांच में मुंबई पुलिस जुट गई है। पुलिस जाकिर के भाषणों के अलावा उनके सोशल मीडिया अकाउंट, उनकी संस्थाओं की फंडिंग की भी जांच करेगी। जाकिर इस समय मुंबई में नहीं है, मक्का में है और 11 जुलाई को मुंबई आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई आने के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मरीजों को दवा बांटने वाले डॉक्टर नाइक मजहब की क्या ऐसी खुराक बांट रहे हैं जिससे मुस्लिम युवक आतंकवादी बन रहे हैं, और क्या इसमें कोई सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके भड़काऊ भाषण, कहा जा रहा है कि आतंकवादी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, दावा भी किया गया है। लेकिन आखिर क्या है सच? हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको परिचय करा दे, RK सिंह साहब हैं, बीजेपी के सांसद हमारे साथ, राजीव त्यागी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ओम थानवी जी वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना एजाज अब्बास, और साथ ही महेश भट्ट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, अब्बास साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इन्होंने जो कुछ कहा है इस्लाम के बारे में, इनकी जो भी स्पिरिचुअल स्पीचेस देखी है आपने, देश ने देखी है, 1 करोड़ से ज्यादा समर्थक और फॉलोअर्स हैं इनके देश में और दुनिया में भी। क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक के इनकी भाषणों और इनकी तकरीरों का सवाल है, ये बहुत ही इस्लाम के नाम के ऊपर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं
इनकी भाषणों पर, इनकी तकरीरों के ऊपर हम पुरजोर मांग करते हैं कि बैन लगना चाहिए। ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर ये एक तरीके से आतंकवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और लोगों के अंदर एक गुमराही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुरजोर मौलाना तरीके से अब्बास, मांग है मौलाना कि अब्बास, इनके आपने ऊपर जो पूरी कहा, तरीके से आप प्रतिबंध इनका लगाया समर्थन जाए। नहीं करते, आपका कहना है इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। राजीव त्यागी, पहली बार इनका कोई स्पीच सामने नहीं आया है, सालों हम से ये इनका ऐसा समर्थन कर नहीं रहे करते। हैं। आपकी सरकार ने जब रही केंद्र में और राज्य में, कभी जानने की कोशिश की, कभी नजर रखी गई, कभी किसी एजेंसी ने ध्यान दिया कि ये जो कर रहे हैं वो क्या है? नहीं, निश्चित रूप से मीना जी, आपके साथ एंकरिंग आप कर रही हैं, बहुत दिनों बाद डिबेट करने का अवसर मिला, आपको शुभकामनाएं और बधाई। जी शुक्रिया सर। मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जाकिर हो या कोई और व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, निश्चित रूप से एनआईए को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। एनआईए वो सर्वोच्च संस्था रहनी चाहिए जिसमें कोई भी राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए जी। चाहे वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है बतौर कांग्रेस पार्टी, आपका क्या मानना है इनकी जो स्पीच है वो वाकई में युवाओं को गुमराह करने वाली है? देखिए, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, जो व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता हो, जो व्यक्ति समाज को बांटने की कोशिश करता हो, जो धर्म के आधार पर राजनीति करता हो, उन व्यक्तियों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ओम थानवी साहब, आप पिछले लंबे समय से कांग्रेस शासन को भी आपने देखा है और इनके भाषणों को भी आपने सुना होगा। आज दिन भर जो चर्चाएं हुई हैं वो भी देखी आपने, दिग्विजय सिंह के साथ इनका फोटो आना, हम महेश भट्ट ने और माजिद मेमन ने क्या बोला है वो भी सुनाएंगे, लेकिन आपकी राय क्या है सर इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, जाकिर नाइक जो कुछ कहते हैं उत्तेजना भरा होता है और मैं कोई इत्तेफाक नहीं करता हूं जो वो कहते हैं उनसे, लेकिन भारत में बोलने की आजादी है, जाकिर नाइक अपराधी नहीं है। जिस तरह से अभी सारी ये जिस तरीके से गुस्सा पनप रहा है, क्योंकि 5 बांग्लादेश के हत्यारों में से एक ने ये कह दिया कि मैं उनके भाषणों से प्रेरणा लेता था, तो उसके एक व्यक्ति के कहने से अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि किसी एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में उसके ऊपर समूचा बैन लगा देना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो इतने धार्मिक नेताओं ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, रामजादे से लेकर के, मैं सारे अभी हवाले नहीं देना चाहता हूं, कभी भी दंगे भड़क सकते हैं। वो लोग जो है बड़ी शान के साथ में संसद तक में जाके बैठ जाते हैं। थानवी साहब, निश्चित रूप से जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या इसलिए कि वो ऐसा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह इन्हें शांति दूत कह सकते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह ने उनको शांति दूत कहा है नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कितने ही मुस्लिम जो हैं वो इस तरह के संगठन हैं जो खुद जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी कर चुके हैं। खासकर देवबंदी उलूम जो है उन्होंने फतवा जारी किया है जी। और जाकिर नाइक का बयान जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने इस्लामिक स्टेट की भी निंदा की है। अब कोई एक व्यक्ति, मैंने कहा कि बांग्लादेश का अगर ये कह गया कि मैंने उनकी प्रेरणा ली है, अरे हमारे यहाँ कितनी बार लोगों ने हत्याएं कर दी है सिनेमा देख करके, हमने किसी निर्माता या निर्देशक के सिनेमा को बैन तो नहीं कर दिया। एक व्यक्ति विशेष की बात निश्चित रूप से नहीं हो सकती, लेकिन आज देश में जो सवाल उठ रहा है कि क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है कि वो लगातार समर्थन करते रहे हैं इनका ओसामा बिन लादेन का, अमेरिका के खिलाफ जिस तरह की उनकी बयानबाजी रही है। राजीव त्यागी, क्या आपकी सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया था? क्या इससे पहले जब अधिकृत रूप से इनके भाषणों पर बैन लगाया गया, टेलीकास्ट पर, कम से कम इनके चैनल पर, क्या उसके बाद सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दिया गया था? क्या ये आपकी जानकारी में है? कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या, सरकार का क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे? देखिए मीना जी, इसमें 2 विषय में रखना चाहूंगा। जो ओम थानवी साहब ने कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं। 2 विषय, राइट टू स्पीच आता है एक तो, और दूसरा आता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना
या जातीयता को लेकर के कमेंट करना। दोनों ही हिंदुस्तान में दोनों चीज होती है। दोनों ही देखिए, राइट विंग के लोग बाग जो कि भारतीय जनता पार्टी जिससे पोषित होती है, वो लोग बाग जिस तरह के बयानबाजी देते हैं उसको भी मैं निंदा करता हूं, उस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जाकिर के जो बयान है इनके, निश्चित रूप से इसकी भी जांच करनी चाहिए। आरके सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व गृह सचिव है, कांग्रेस सरकार में गृह सचिव रहे, इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं। स्वागत है आरके सिंह साहब। ये ब्रेन वॉश करने वाली जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा आतंकवादियों की तरफ से एक तरह से चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसमें इस तरह के लोगों के भाषण और इस तरह की तकरीर कितना मैसेज देती है और क्या मैसेज देती है? ये रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस तरह की जो भाषण है ये लोगों को रेडिकलाइज करती हैं और इसी से लोग टेररिस्ट एक्ट्स ये कमिट करते हैं। आईएसआईएस का भी यही स्ट्रैटेजी है, वो नेट पर लोगों को रेडिकलाइज करता है और नेट से ही जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ऐसे में सर आपसे आरके सिंह साहब, आप गृह सचिव रहे हैं देश के, ये पूरे इस मामले में इससे पहले भी इस तरह की चीजें उठी हैं। महेश भट्ट ने और माजिद मेमन ने क्या कहा था ब्रिटेन में जब इन पर बैन लगाया गया था, वो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आरके सिंह साहब मैं आपके पास से आना चाहूंगी। उस वक्त हमारे देश की, हमारी सरकार की नीति क्या थी वो आपसे समझेंगे, लेकिन पहले महेश भट्ट को सुनते हैं। They call Dr. Naik a warmonger. Well, history knows who is the warmonger. Are we going to become victims of these people who decide at the drop of the hat whom they're going to call terrorists and whom they're not? आरके सिंह साहब, आपसे समझना चाहती हूँ, 2012 का स्टेटमेंट था जो हमने दिखाया, सैल्यूट कर रहे हैं महेश भट्ट, माजिद मेमन भी इसी मंच पे बैठे हैं, वो भी इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह की तस्वीरें आज आई हैं और पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा इनके समर्थक हैं। हमारे देश की उस वक्त की सरकार का क्या रिएक्शन था? नहीं, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक है जब तक कि आप दूसरे लोगों को क्राइम करने के लिए इंसाइट नहीं करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करें, और ये अब दूसरे लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नहीं आता है, वो एक क्राइम है। लेकिन अभी तक ये स्थापित नहीं हुआ है इस देश में, किसी ने भी ये आवाज इससे पहले नहीं उठाई है कि जाकिर नाइक के भाषण या उनकी स्पीच या उनके प्रोग्राम्स इस देश में या बाहर लोगों को आतंकवादी बनाने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं, या वो उनका जो ब्रेन वॉश करने की दिशा में ये काम हो रहा है, ये किसी ने इस देश में नहीं कहा है अभी तक। था, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ जी अखबारों में, और कि इन्होंने क्या क्या भाषण में कहा, इन्होंने ओसामा बिन लादेन की बड़ाई की, इन्होंने कहा कि साहब सो ये ओसामा बिन लादेन अगर अमेरिका को टेरराइज कर रहा है तो अच्छा है। ये सारी बातें तो बिल्कुल ये जिहाद को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। आरके सिंह साहब, देश के गृह सचिव को ये कभी संज्ञान में नहीं आया, और आज माफ कीजिएगा प्लीज सर, देश के दर्शकों की जानकारी के लिए और इस मुद्दे की गंभीरता के मद्देनजर इस बात को साफ करिए, देश के गृह मंत्री को ये बात और ये आवाज नहीं पहुंची, देश के गृह सचिव को ये बात नहीं पहुंची, और आज आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ फोटो क्यों है? दिग्विजय सिंह के साथ फोटो में इतनी आपत्ति क्यों है फिर, जब अभी तक कुछ प्रमाणित नहीं है? नहीं, देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी ने इसको ये प्रेज किया है। दिग्विजय सिंह जी तो बाटला हाउस में जो इनकाउंटर में मारे गए टेररिस्ट, उसको भी कहते थे कि नहीं इनोसेंट है, जबकि बाटला हाउस में टेररिस्ट मारे गए और उस इनकाउंटर में तो हमारे एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुए, शर्मा जी। जहां तक कि इस व्यक्ति का सवाल है, इस व्यक्ति ने भाषण में क्या क्या किया ये इधर प्रतिवेदित हुआ है पेपर में, उसके आधार पर तो मैं कहता हूं कि जो इसने कहा, ये पेपर में जो निकला है, अगर ये सही है कि ये ओसामा बिन लादेन को ये प्रेज कर रहा था और ये मतलब कि जिहादी लोगों को प्रेज कर रहा था, तो मैं समझता हूं कि इसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। मैं ये भी समझना चाह रही थी। आरके सिंह साहब, आप बने रहिए मेरे साथ। ओम थानवी जी और राजीव त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले ओम थानवी, मौलाना एजाज अब्बास दोनों के पास जाऊंगी, लेकिन उससे भी पहले इनकी क्या सफाई आई है वो हम देश के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर नायक क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा इस पूरे प्रकरण पे। जब आज दिन भर देश की सुर्खियों में हेडलाइंस में बने रहे, तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से बचाया है। My point is that they did not follow the ethics of journalism. The second question is, why didn't they pick up the comments which were written by the readers of this Daily Star?
My point is that they did not follow the ethics of journalism. The second question is, why didn't they pick up the comments which were written by the readers of this Daily Star? And when I went, तो सीधी तरह से मीडिया पर हमला किया है यहां पर जाकिर नाइक ने। ओम थानवी साहब, ये कितना सही है? देखिए, मीडिया को जो है उसको हमला करने का तो कोई अर्थ नहीं है। मीडिया तो रिपोर्ट करता है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस किस्म के जो धार्मिक नेता हैं वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं धर्म के बारे में, लेकिन उसको लेकर के हमें कम से कम मोटी चमड़ी का अपने आप को जाहिर करना चाहिए। मैंने जैसा पहले कहा, हमारे यहाँ पे साध्वी प्राची ने कितनी बार ये कहा कि अगर कोई बीफ खाएगा तो दादरी की तरह हत्याएं होंगी। इस तरह की चीज भी हमने बर्दाश्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदू तीर्थयात्रियों पे हमला होगा तो हज के तीर्थयात्रियों पे हमला होगा। हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। हम लोग बहुत सहनशील समाज हैं। एक जाकिर नाइक का नाम, मुझे नहीं लगता कि देश में इतनी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, किसी भी आतंकवादी ने कभी जाकिर का नाम लिया होगा। तो हम उसको हीरो बना रहे हैं और जाकिर को आतंकवादियों का देवता बना रहे हैं, जबकि हमारे सामने कोई अभी प्रमाण नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाने की बात होती है, जैसा कि शिवसेना या महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, तो हम अपने आप को, जो पहले से हम असहनशील इंटॉलरेंट सोसाइटी जाहिर कर चुके हैं, फिर दोबारा वैसा काम करेंगे। तो अभी धीरज रखना चाहिए, और अगर कोई सबूत निकलते हैं जाकिर नाइक के बारे में तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई कड़ी से कड़ी। पर हमारे यहाँ मैंने कहा कि पहले से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में समुदायों में आग लगाने के लिए खुल्लम खुल्ला बयान दिए हैं। में आग लगाने और ये जो बात जिस तरह से सीधे सीधे तौर पर ओबामा को विरोध करना और लगातार आतंकवाद का जो सबसे बड़ा चेहरा रहा उसका समर्थन करना, ये कितना सही है? ये मैं समझना चाहती हूं आपसे मौलाना एजाज अब्बास, क्योंकि आप साफ कह चुके हैं कि आप इनके विरोधी हैं। इनके विरोधी होना सिर्फ मतलब नहीं है। इस देश में इनका जिस तरह का बयान रहा है उससे इस देश की युवा पीढ़ी और इस देश के लोग और दुनिया के लोग कितने गुमराह हुए हैं आपके मुताबिक? देखिए, बात किसी पर इल्ज़ाम लगाने या इल्ज़ाम लगाने न लगाने की नहीं है। बात यह है कि ये ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और देते चले आ रहे हैं कि जिससे बेचैनी फैल रही है और जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्या मामला है कि ब्रिटेन ने इनके ऊपर अपने यहाँ पाबंदी लगाई? क्या मामला है कि मलेशिया ने इनके ऊपर अपने यहाँ पाबंदी लगाई? क्या मामला है कि कनाडा ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई? अगर इनके साथ सब अच्छा ही अच्छा था तो फिर इन देशों ने अपने यहाँ इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई? जी, इसलिए कुछ न कुछ तो इनकी तकरीरों में ऐसा है, कुछ तो इनकी तकरीरों के जरिए से ऐसी गुमराही फैल रही है कि जिसके ऊपर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और देश इनको ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या इस देश की सरकार ने कोशिश की जानने की कि आखिर अमेरिका और ब्रिटेन क्यों कर रहे हैं, और भारत में अगर ये रहते हुए भी इस तरह की चीजें हो रही हैं और इनका चैनल बाकायदा हमारे देश में प्रसारित हो रहा है अवैधानिक तरीके से? देखिए, मेरे से पहले जो 3 वक्ता बोले उसमें सबसे पहले सिंह साहब की बात पे मैं जाऊंगा। सिंह साहब ने कहा कि राइट टू स्पीच पे कहीं भी हम लोगों को अधिकार जवाब नहीं दीजिए है ना प्लीज। हम दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करें। सर, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। सवाल दोबारा पूछ लीजिए। मैंने सीधे सीधे आपसे पूछा कि जो बात कही गई है, ब्रिटेन और अमेरिका ने अगर इन पे बैन लगाया, हमारे देश की सरकार ने सोचा इनका चैनल हमारे यहाँ अवैधानिक रूप से चल रहा है, सालों से चल रहा है, इस पे कोई कार्रवाई करने की सरकार ने कोशिश की, या फिर अगर ये सही है जैसा कि थानवी साहब कह रहे हैं, देश में दूसरे लोग भी हैं, तो क्या ये बात भी सामने रखी गई सरकार की तरफ से? क्योंकि आज आप खुद ने माना है कि ये सही नहीं है। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूं, कांग्रेस का बयान दे रहा हूं मैं कांग्रेस की तरफ से जी। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कहां बम फूट रहे, हमें कोई सरोकार नहीं है।
हिंदुस्तान की सीमाओं में अगर कोई गलत कार्य करता है तो उस पर निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का बाशिंदा हो। जो भी भारतीय भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आलोचना करना ये हम सबका राइट है, राइट टू स्पीच में आता है, लेकिन आलोचना के नाम पे अपराध करना ये एक दिक्कत का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र यहाँ आर के सिंह साहब बैठे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे जब तक वो गृह सचिव रहे तब तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। 2 साल से ये चीज सरकार बनी हुई है, सरकार एनआईए क्या कर रही है इस विषय में, आपकी आईबी क्या कर रही है इस विषय में, आपने बैन क्यों नहीं लगाया इस विषय में, तो ये सरकार का करने के कार्य हैं। जी, इन सवालों के जवाब आर के सिंह साहब बहुत संक्षेप में, मेरे पास टाइम बहुत कम है, कार्यक्रम मुझे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन भारत के हितों से बड़ा कोई, भारतवर्ष से बड़ा कोई नहीं है। मैं आर के सिंह साहब बहुत संक्षेप में, आपकी सरकार ने भी अनदेखी की है 2 सालों तक। हेलो हेलो, हाँ देखिए, सरकार में जो टीवी पर जो प्रसारण होता है उसके मॉनिटरिंग के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक सेल है जो मॉनिटरिंग करती है, और ये अगर कहीं पर कोई चीज़ आपत्तिजनक होती है तो फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कार्रवाई करती है। अगर उसको लगता है कि गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो गृह मंत्रालय से कहती है हस्तक्षेप करने के लिए। जी जी, तो ऐसा कोई प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ, न तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एजेंसी यानी कि नजर अभी तक कहीं से नहीं रखी गई, चूक तो सब जगह हुई है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही। अगर ये चूक है, अगर ये गलती हुई है, अगर आज जो कुछ कहा जा रहा है और अगर माना जा रहा है कि इनकी भूमिका कहीं नेगेटिविटी में है, हालांकि अभी ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी मैं, इस विषय पे और बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम में वक्त सीमित होता है, मुझे आप सबसे अनुमति लेनी होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात कुछ और खबरों की करेंगे। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं नोएडा, मिलवाते हैं 7th में पढ़ने वाली अनीका वर्मा से। नोएडा गोल्फ कोर्स की अनीका वर्मा बी कैटेगरी की देश की नंबर 1 गर्ल्स गोल्फर बन गई है। इस साल अंडर 15 में उम्दा प्रदर्शन और 4 टूर्नामेंट में से 2 में विजेता बनकर ये मुकाम हासिल किया है। 12 साल की ये खिलाड़ी इस उम्र की टॉप 10 खिलाड़ियों में शुमार हो गई हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।